हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल क्रैक केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। बहुत से लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपना वीडियो हिंदी में भी अपलोड करूं, तो अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड करूंगी। आज का वीडियो मैंने क्लास 11 के टॉपिक स्टोइकियोमेट्री से लिया है। ये टॉपिक क्लास 11 की एनसीईआरटी पार्ट 1 के पहले चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से है। स्टूडेंट्स, स्टोइकियोमेट्री टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न सिर्फ क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की ज़रूरत हमें प्रैक्टिकल से रिलेटेड कैलकुलेशंस में भी पड़ती है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इस टॉपिक से थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हैं तो इस टॉपिक से आसान टॉपिक और कोई हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस वीडियो में स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, इसी स्टोइकियोमेट्री पर बेस्ड कैलकुलेशंस करेंगे और साथ साथ हम स्टोइकियोमेट्री के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टोइकियोमेट्री है क्या। स्टूडेंट्स, स्टोइकियोमेट्री वर्ड दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। पहला वर्ड है स्टोइकियोन जिसका मतलब है एलिमेंट और दूसरा ग्रीक वर्ड है मेट्रॉन जिसका मतलब है मेजर। इसका मतलब हुआ कि स्टोइकियोमेट्री जो है deals with the calculation of masses. स्टोइकियोमेट्री में हम masses को कैलकुलेट करते हैं, कई बार हम वॉल्यूम्स को भी कैलकुलेट करते हैं। किसके masses और वॉल्यूम्स को? हम कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के masses और वॉल्यूम्स को जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि स्टोइकियोमेट्री में हम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के मासेस और वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के मासेस या वॉल्यूम्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको जानने से पहले हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये जाने कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। तो अभी हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से देखेंगे कि हमें इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। इसको समझने के लिए हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ले रहे हैं। हम यहाँ पर ले रहे हैं कंबस्शन ऑफ मीथेन। कंबस्शन ऑफ मीथेन को हम इस केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। CH4 + 2O2, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट का नाम है CO2 + 2H2O। अब हम देखने जा रहे हैं कि इस केमिकल रिएक्शन से हमें क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं। पहली जानकारी हमें मिल रही है कि इस रिएक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर हमने मीथेन CH4 जो कि मीथेन है और O2 ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्शन की बाईं ओर हमने मीथेन और ऑक्सीजन लिखे हैं। ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये एक केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और राइट हैंड साइड में हमने लिखा है CO2 और वाटर। रिएक्शन के दाईं ओर हमने लिखा है CO2 और वाटर। इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ये किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं। दूसरी चीज हम देखेंगे कि हमने सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ G लिखा हुआ है। G रिप्रेजेंट करता है फिजिकल स्टेट। G हमें बताता है कि सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हैं। अगर कोई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अगर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है उसके लिए हम S लिखेंगे। कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है उसके लिए हम R लिखेंगे। साथ साथ हमें एक बहुत जरूरी चीज ये पता चलती है, अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर देखेंगे
कि ऑक्सीजन के साथ हमने लिखा है 2 और वाटर के साथ हमने लिखा है 2। सो ये 2 नंबर जो हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। सो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो हैं ये हमें बताते हैं कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि ऑक्सीजन और वाटर के स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के 2 मोल्स या ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स भी हम बोल सकते हैं। इसी तरह वाटर के 2 मोल्स या 2 मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम मीथेन को देखें और कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो हम देखेंगे कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 1 कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। सो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। सो इसका मतलब हुआ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ये 3 जरूरी इंफॉर्मेशंस हमने देखी कि केमिकल रिएक्शन से हमको मिलती हैं। ये हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये चीज़ें समझ में आ गई तो हमारे लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बेहद आसान हो जाता है। इसके अलावा हमें कुछ बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशंस और मिलती हैं केमिकल रिएक्शन से, वो हम देखने जा रहे हैं कि और क्या क्या इंफॉर्मेशंस हमें मिलती हैं। इसके लिए हम फिर से अपनी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं। हम वही रिएक्शन फिर से लिख रहे हैं कंबशन ऑफ मीथेन वाली। तो CH4 + 2O2 ब्रैकेट में हमने G लिखा है सबस्क्रिप्ट की तरह। सो अब आपको पता है कि हमने G यहाँ पर क्यों लिखा है। तो हमारा बनता है यहाँ पर CO2 भी हमारी गैसियस स्टेट में है और साथ में हमारा निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो CO2 गैस प्लस 2H2O, ये भी गैसियस स्टेट में मिला है। सो अब हम देखने जा रहे हैं कि इस रिएक्शन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। इंफॉर्मेशन नंबर 1 ये है कि इस रिएक्शन में मीथेन मतलब CH4 1 मोल पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन के 2 मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोल्स को हम शॉर्ट में MOL लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका MOL है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बन रहा है, वाटर के भी 2 मोल्स बन रहे हैं। ये हुई हमारी पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो CH4 का 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन में। ये कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ और CO2 का 1 मॉलिक्यूल बन रहा है और साथ साथ वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। सो ये हमें पता चली दूसरी इंफॉर्मेशन। तीसरी इंफॉर्मेशन जो हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलती है वो है, स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि एंटी पेपर किसी भी गैस के 1 मोल जो होता है वो एक डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। उस वॉल्यूम की वैल्यू है 22.7 लीटर। सो हमने देखा इस रिएक्शन में मीथेन का 1 मोल है। सो इसलिए मीथेन के 1 मोल के द्वारा ऑक्यूपाई की गई वॉल्यूम कितनी होगी? 22.7 लीटर। अब हम ऑक्सीजन को देखेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मोल बन रहे हैं तो 2 मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? 2 × 22.7 लीटर, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.4 लीटर। और साथ साथ अगेन हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है तो 1 मोल की वॉल्यूम हो गई 22.7 लीटर। एंड वाटर के हम देखेंगे कि 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो 2 मोल्स की वॉल्यूम क्या हो गई? 2 × 22.7, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू हमारी फिर से आ गई 45.4 लीटर। तो ये हुई तीसरी इंफॉर्मेशन। अब हम देखेंगे हमें एक और बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से मिलती है। वो इंफॉर्मेशन क्या है हम अभी देखने जा रहे हैं। 1 मोल का मास, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो मीथेन के 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1,
लेकिन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, सो 4 into 1। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16 ग्राम, 16 ग्राम। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन किसके साथ कंबाइन कर रहा है? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के 2 मोल्स हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 2 हैं तो 2 into 16। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 64 ग्राम। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड पे हम आ जाते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन एटम है तो 2 into 16। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 44 ग्राम। अब हम आ जाते हैं इसी तरह से वाटर पे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन एटम है तो हो गया 2। ऑक्सीजन का 16, सो 2 + 16 ये हुआ 18 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आंसर आ जाएगा 36 ग्राम। तो हमने देखा कि एक केमिकल रिएक्शन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिली। पहली इंफॉर्मेशन मिली मोल्स के बारे में, दूसरी इंफॉर्मेशन मिली मॉलिक्यूल के बारे में, तीसरी इंफॉर्मेशन हमें मिली वॉल्यूम के बारे में, और चौथी इंफॉर्मेशन हमें मिली मास के बारे में। अब हम एक और चीज यहाँ पर देखते हैं कि इसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से हमने जो 4 सूचनाएं देखी, 4 इंफॉर्मेशंस मिली। सो अगर हमें मोल का पता है, किसी भी एटम का हमें पता है कि मोल है कितना है, तो ये सारी चीजें आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। अगर हमें मोल पता है तो मोल को हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल को में। मॉलिक्यूल्स पता है, हम उनको आसानी से मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें मॉलिक्यूल्स या मोल पता है तो उनको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं मास में। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि मोल, मॉलिक्यूल एंड मास ये सब आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो इन चारों इंफॉर्मेशंस को हम यूज करेंगे स्टोइकियोमेट्री के किसी भी कठिन से कठिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की जरूरत पड़ती है। सो एटॉमिक मासेस हम पीरियोडिक टेबल की हेल्प से पता लगा सकते हैं। वैसे तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जनरल एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप यूज करेंगे एलिमेंट्स को, एटॉमिक मासेस आपको धीरे धीरे अपने आप याद होते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल को अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को पता लगाने के लिए यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और आप सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि ये न्यूमेरिकल्स कितने ज्यादा आसान हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। सो ये पूछ रहे हैं कि 16 ग्राम मीथेन का अगर हम कंबशन करेंगे तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, उस वाटर का अमाउंट पूछ रहे हैं। अमाउंट पूछ रहे हैं मतलब मास पूछ रहे हैं, और कंबशन मीथेन का भी इन्होंने मास दिया है। तो पहला काम हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अभी अभी हमने सेम बैलेंस इक्वेशन लिखी थी, तो हम जल्दी से उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। CH4 + 2O2 गैस, ये कंबाइन करके हमें देंगी CO2 गैस प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमें मिलेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमेशा ध्यान रखिएगा जो चीजें पूछी हैं, जो चीजें क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं, उसके नीचे मैं एक लाइन खींच देती हूँ। मीथेन है हमारा और साथ साथ हमारा वाटर है, दोनों के नीचे मैंने लाइन खींच दी, और इसके नीचे जितना मोल है वो मैंने लिख दिया। मीथेन का 1 मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हैं, तो इनके नीचे मैंने मोल्स के नाम लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इन मोल्स को हम मास में कन्वर्ट कर देंगे। सो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 + 4 × 1 एटॉमिक मास है हमारा हाइड्रोजन का, लेकिन हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं तो 4 × 1 हमने लिखा। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 16 ग्राम। इसी तरह से हम वाटर के भी मोल्स को कन्वर्ट करेंगे मास में। वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 2 × 1 प्लस
ऑक्सीजन का एक एटम जिसका एटॉमिक मास होता है 16, और चूंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो इस पूरे को हम 2 से इंटू कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 36 ग्राम। सो अब हम फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। आप देखेंगे हमें कितनी आसानी से इसका आंसर मिल गया कि 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से 36 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। सो ऐसे ही हम एक दूसरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मीथेन के हमने मोल्स लिए हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का मास लिया है। हम जब डिस्कस कर रहे थे उस समय हमने देखा था कि हम मोल और मास को बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें इंटर कन्वर्टेबल है। हम क्या करेंगे, हम फिर से पहली चीज मैंने बोली थी, हमें सबसे पहले एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। मैंने लिख ली CH4 + 2O2। G आपको मैंने बताया था ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल स्टेट, गैसियस स्टेट। सो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, 1 मोल ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड हियर, और साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे, सब गैसियस स्टेट में है। अब हम फिर से लिख रहे हैं, जो स्पीशीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं उनके नीचे मैं लाइन खींच रही हूँ। सबसे पहले मैंने मीथेन के नीचे एक लाइन खींची और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने यहाँ भी एक लाइन खींच ली। अब मीथेन का कितना मोल है आप देखिए, साफ साफ दिख रहा है 1 मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल है, उसका भी साफ साफ दिख रहा है 1 मोल है। अब हम क्या करेंगे, हमें पूछ रहा है मीथेन का मोल, तो मीथेन को हमें मास में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ये मास पूछ रहे हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना पड़ेगा। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास कितना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास हमारा आ जाएगा, देखिए कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन एटम है हमारे पास, तो 2 × 16 जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ गया 44 ग्राम। लेकिन इन्होंने हमें क्या पूछा है कि मीथेन के कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी, 22 ग्राम, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए। सो हमारे पास सीधा सा आंसर है कि 44 ग्राम CO2 बनती है, किससे, 1 मोल के कंबशन से, 1 मोल मीथेन के कंबशन से। सो 22 ग्राम, 22 ग्राम CO2 कैसे बनेगी, ये बनेगी 22/44। 22/44 को जब हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 या 0.5 मोल्स। सो ये भी हमने देखा, बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि हमें मीथेन के हाफ मोल चाहिए, 0.5 मोल चाहिए 22 ग्राम CO2 को बनाने के लिए। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट reacts with aqueous HCl, कैल्शियम कार्बोनेट aqueous HCl के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है, रिएक्ट करके बनाता है CaCl2, CO2 और वाटर। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl, कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए जो कि पूरा का पूरा 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl से रिएक्ट कर जाए। तो वैसे तो क्वेश्चन सीधा साधा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट क्या कर दिया है, इन्होंने आपको HCl का मास नहीं दिया है, उसकी जगह आपको दे दिया है 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे कि 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl में कितना ग्राम HCl प्रेजेंट है। सो यहाँ हमें एक मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट चाहिए। सो मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है आप आसानी से मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं तुरंत आपको आंसर दूंगी। तो मोलैरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि किसी भी सोल्यूट का 1 मोल 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होता है उसको मोलैरिटी बोलते हैं। सपोज एक
सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी 3 मोलर है, तो उसका क्या मतलब हुआ, सॉल्यूशन के 1000 ml में 3 मोल्स प्रेजेंट हैं। किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2 मोलर है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि 1000 ml के सॉल्यूशन में 2 मोल्स प्रेजेंट हैं। तो अब आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं हमारे सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, 0.75 मोलर। तो हम क्या करेंगे, हमारा इसका मतलब हुआ कि 1000 ml solution has how many moles? It has 0.75 moles. So अब हमारे पास कितना solution है, हमारे पास 25 ml solution है, तो हम निकाल लेंगे कि 25 ml solution में कितने moles हुए। 25 ml solution में कितने moles हो गए, 0.75 divided by 1000 multiplied by 25 moles, ये हमारा आंसर आया। हम इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करने पे हम देखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0.01875 मोल्स, 0.01875 मोल्स। सो हमारे आ गए मोल्स। अभी अभी हमने देखा है, हमें मोल्स पता है, हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं मोल्स को मास में। सो HCl को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हम इन मोल्स को HCl के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें HCl का मास मिल जाएगा। HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। हम इन जब को ऐड करेंगे तो हमारा एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 36.5। सो हम क्या करते हैं, अब हम इन मोल्स को कन्वर्ट कर देंगे मास में। सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अभी अभी हमने देखा HCl का मॉलिक्यूलर मास हुआ हमारा 36.5, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, हमारा आंसर आ गया 36.5 ग्राम। सो हमारे मोल्स कितने आए थे, अभी अभी हमने अपने मोल्स निकाले थे। मोल्स आए थे 25 ml सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 0.75 मोलर थी, हमने कैलकुलेट किया था, मोल्स आए थे हमारे 0.01875। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 36.5 से, 36.5 क्या है, 36.5 है हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास, तो हमारा आंसर आ जाता है 0.684 ग्राम। सो अब हमारे सामने आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया मतलब हमें पता चल गया कि हमारे 25 ml 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन में था कितना HCl। अब हम क्या करेंगे, अब हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए मैं इक्वेशन लिख रही हूँ। हमारी इक्वेशन थी CaCO3 + 2HCl, ये एक्वस स्टेट में था, और हमारा क्या बन रहा था, CaCl2 बन रहा था हमारा, और क्या बन रहा था, CaCl2 बना था प्लस H2O बना था, और साथ में CO2 बना था। CO2 गैसियस स्टेट में थी, वाटर लिक्विड स्टेट में था, CaCl2 एक्वस स्टेट में था। सो अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, हमारे रिलेशनशिप है कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में। सो हमने अंडरलाइन कर लिया इनको। अब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। आपको पता है कि अब हमसे दोनों का मास इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में, तो हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, लेकिन हमारे पास 3 एटम है तो 3 × 16। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, इसी तरह अब हम हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का हमें पता है 1 होता है, क्लोरीन का हमें पता है 35.5 होता है, तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 36.5 आ जाएगा। और इस 36.5 चूंकि हमारे पास 2 मोल्स हैं तो हमें इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा 2 × 36.5। सो इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर आ जाता है 73 ग्राम। हमारा आंसर आया 73 ग्राम। तो इसको हम आसानी से, जैसा अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे, हम वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, 73 ग्राम, और हमसे यहाँ पर आंसर हम लिख लेते हैं 73 ग्राम। सो अब हमारे सामने क्लियर है, हमसे पूछा है कि 73 ग्राम HCl कंबाइन करता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, और हमने कितना निकाला है अभी अभी पीछे कैलकुलेट करके, 0.684 हमने कैलकुलेट किया है, तो 0.684 ग्राम कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कंबाइन करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे, चूंकि 73 ग्राम HCl कंबाइन कर रहा है
यहाँ पर हम इस जगह इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सारा कैलकुलेशन तो आपने अच्छे से समझ लिया, बचा हुआ थोड़ा सा हम स्पेस को रफ करके यहाँ पर समझ ले रहे हैं इसको। सो ये आसान हो जाएगा। आप देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। चूंकि 73 ग्राम, यहाँ से मैं लिख रही हूँ 73 ग्राम HCl कंबाइन करता है किससे? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है। सो हमारे पास क्या है? 0.684 ग्राम HCl कंबाइन करेगा। किससे कंबाइन करेगा? 100 डिवाइडेड बाई 73 मल्टीप्लाइड बाई 0.684। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0.937 ग्राम। सो देखिए, आपने देखा कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो इन क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये स्टोइकियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कभी आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है। क्लास 12th हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, प्रैक्टिकल हो, सब में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid. So क्लोरीन को हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड को aqueous hydrochloric acid के साथ ट्रीट करते हैं। इन्होंने पूछा है कि how many grams of HCl react with 5 ग्राम of manganese dioxide। स्टूडेंट से बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? पहले तो हम यहाँ पे रिएक्शन लिख ले रहे हैं, MnO2 सॉलिड प्लस 4 HCl aqueous। ये कंबाइन कर रहा है MnCl2 और बन रहा है aqueous, प्लस और क्या बन रहा है? Cl2 गैस बन रही है, साथ में हमारा बन रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिक्विड स्टेट में। सो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखिए हमें क्या पूछा है। इन्होंने मास और मास में रिलेशनशिप पूछी है और कौन से स्पीशीज इन्वॉल्व हैं? मैंगनीज डाइऑक्साइड और HCl। तो हमने इनको फटाफट क्या किया? अंडरलाइन कर लिया। अब मॉलिक्यूलर मास मैंगनीज डाइऑक्साइड का निकालना पड़ेगा। तो मैंगनीज का एटॉमिक मास होता है 55 प्लस एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं तो हमने 2 × 16 कर लिया। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 87 ग्राम। इसी तरह अब हम कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास। हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में भी देखा था। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। सो जब हम इनको कैलकुलेट ऐड करेंगे 36.5 आएगा, लेकिन 4 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के तो हम इंटू 4 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 146 ग्राम। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं हमसे पूछ रहे हैं कि कितने ग्राम HCl के रिक्वायर्ड होंगे जो 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाए। तो हमने यहाँ लिख दिया 5 ग्राम और HCl के हमने नीचे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। सो अब बिल्कुल क्लियर आंसर है। क्या हम लिखेंगे? 87 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है उसे कंबाइन करने के लिए हमें चाहिए 146 ग्राम HCl। तो जो चीज हमसे पूछी है उसको हम राइट हैंड साइड में ले लेंगे। क्या लिखेंगे? सिंस 87 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड कंबाइन करता है 146 ग्राम HCl से, तो 5 ग्राम कितने से कंबाइन करेगा? इसको हम अगली स्लाइड पर लिखने जा रहे हैं। 87 ग्राम क्या था हमारे पास? 87 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड कंबाइन करता है 146 ग्राम HCl से। 146 ग्राम HCl से हमसे पूछा कितना है? 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड कितने से कंबाइन करेगा? ये कंबाइन करेगा 146 डिवाइडेड बाय 87 मल्टीप्लाइड बाय 5 ग्राम ऑफ HCl से। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 8.39 ग्राम। सो हमने देखा, ये भी हमने क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। सो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्व करना बेहद आसान होते हैं। सो हमारा आंसर क्या आया? आंसर आ गया 8.39 ग्राम। यहाँ पर हम लिख देते हैं 8.39 ग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। तो इसको वीडियो को क्लोज करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा।
हमने आज पढ़ा स्टोइकियोमेट्री। सो स्टोइकियोमेट्री आप समझ गए। स्टोइकियोमेट्री से हमने क्या किया, स्टोइकियोमेट्री की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मासेस या वॉल्यूम्स, किसके, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हमने बहुत सारे कैलकुलेशंस करके देखे कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आ गए, हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा क्लास 12 के लिए, क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और साथ प्रैक्टिकल्स के लिए। उसके बाद हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। अब साथ साथ हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी और हमने इसको बार बार यूज़ किया। हमने क्या देखा, अगर हमें मास पता है, हम मास को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या मोल्स प्रेजेंट है पता है तो मोल्स को मास में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह मास या मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ठीक इसका उल्टा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को की एक एक चीज अच्छे से समझी। अब मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को लाइक करें। आगे के लिए आपको जो भी डाउट हो आप प्लीज उसको टाइप कर दें कमेंट बॉक्स में, मैं इमीडिएट आंसर आपको दूंगी। और अगले टॉपिक्स के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।